हेलो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा वीडियो है वो कम्प्लीटली बेस्ड होने वाला है फ्लेमिंगो बुक पे। और मैं फ्लेमिंगो बुक की एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये उसका फर्स्ट चैप्टर है, द लास्ट लेसन। और मैं इस चैप्टर को कम्प्लीटली हिंदी में डिस्क्राइब करूँगी और जो उसके कुछ क्वेश्चंस हैं मैं उसके बारे में भी आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इस बार जो सब कुछ ऑनलाइन होने वाला है तो आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, आप लोगों के पास बुक वगैरह नहीं होगी। तो ये पूरी वीडियो मैंने आप लोगों के लिए अच्छे से डिस्कस की है। तो सबसे पहले मैं आपको समरी एक्सप्लेन कर दूँ। तो जो लास्ट लेसन है, इट इज़ द स्टोरी ऑफ एन बॉय जिसका नाम है फ्रेंड्स। तो जो फ्रेंड्स है ये एक ऐसा लड़का है, लेज़ी बॉय, जिसको पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और इस स्टोरी में ये बताया गया है कि जो जर्मन और फ्रेंच है, इन दोनों के बीच में लड़ाई होने की वजह से जर्मन ने फ्रेंच को डिफीट कर दिया है। और फ्रेंच स्कूल्स में एक पर्टिकुलर डे के बाद फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ाया जाना बंद होने वाला है। तो जो ये बॉय है फ्रेंच, इसको फ्रेंच में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसे फ्रेंच लैंग्वेज सीखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन जो इसके प्रोफेसर हैं एम हैमिल, वो इन लोगों को फ्रेंच टीच करते हैं। और ये जो बच्चा है इसका क्लास में परफॉर्मेंस बहुत पुअर है। तो एम हैमिल से ये बच्चा बहुत डरता है, इसे उनकी क्लास अटेंड करने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन एक पर्टिकुलर डे जब ये स्कूल जा रहा होता है तो इसे ये फील होता है कि आज स्कूल में पार्टिसिपेंट्स का एक लेक्चर होने वाला है और इसने वो लेक्चर प्रिपेयर नहीं किया है, इसने उसके बारे में कुछ नहीं पढ़ा है। और आज इसके प्रोफेसर एम हैमिल पार्टिसिपेंट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछने वाले हैं। और क्योंकि इस बच्चे का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो इसी क्लास में कोई इंटरेस्ट नहीं आता। इसे लगता है कि आज ये अपना लेक्चर स्पेंड करने की जगह वेस्ट कर दे, ये कहीं और चला जाए, लेक्चर को स्किप कर दे। बट जब ये स्कूल में जाता है इसे सीरियसली ये लगता है कि आज तो ये बहुत ज़्यादा डांट खाने वाला है अपने प्रोफेसर से, बिकॉज इसका मैंने जैसे बताया इसका पार्टिसिपेशन क्लास में बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो इसको लगता है कि आज तो मेरे प्रोफेसर मुझे बहुत डांटेंगे क्लास में जाने के बाद। लेकिन जब ये क्लास में जाता है तो इसको बहुत शॉकिंग इवेंट्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहला इवेंट इसको जो देखने को मिलता है वो होते हैं गाँव वाले, यानी कि विलेजर्स। आज इसकी क्लास में पहली बार बहुत सारे विलेजर्स आके बैठे होंगे। तो ये विलेजर्स को देख के पहले बहुत शॉक्ड हो जाता है कि आज ये विलेजर्स कहीं मेरा मजाक तो नहीं बना रहे, मेरी मॉकरी तो नहीं करने आए। तो इस पे ये पूरा इवेंट बेस्ड होगा। और इसके बाद इस स्टोरी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लुक आने वाला है, जिसमें ये पता लगेगा कि एम हैमिल का आज लास्ट डे होगा इस स्कूल में। यानी इसके बाद एम हैमिल स्कूल में टीचिंग नहीं करने वाले, क्योंकि स्कूल में फ्रेंच लैंग्वेज बैन हो रही है। तो उस टाइम पर ये बच्चा क्लास के प्रति इतना ज़्यादा इंटरेस्ट हो जाएगा इस बच्चे में, इसको लगेगा कि मैंने आज तक फ्रेंच लैंग्वेज कभी नहीं पढ़ी, जो इसकी मदर टंग थी। लेकिन आज जब इसको पता लग रहा है कि मेरी मदर टंग को अब हमेशा के लिए बंद कर रहे हैं, स्कूल में किसी को नहीं पढ़ाएंगे फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच होने के बाद भी इनको फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ने की इजाज़त नहीं मिलेगी, तो इसको पेट्रोनिज्म, एक सेंस ऑफ पेट्रोनिज्म इसमें डेवलप हो रहा है। तो ये पूरा चैप्टर इसी बात पर बेस्ड है कि आप अपने नेशन के प्रति कितने पेट्रोनेटिक है। तो आज मैं आपको इस चैप्टर को स्टार्ट करती हूँ। सो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अबाउट द ऑथर। सो द ऑथर इज़ एल्फोंसो डॉडेट। सो एल्फोंसो डॉडेट ने 1840 to 1897 में उनका राइटिंग पीरियड था। सो ही वॉज अ फ्रेंच नोबलिस्ट एंड अ शॉर्ट स्टोरी राइटर। द लास्ट लेसन इज़ अ सेट इन द डेज ऑफ फ्रैंको पर्शियन वॉर। जैसा आपको मैंने बताया, फ्रैंको पर्शियन वॉर यानी फ्रेंच और जर्मन्स के बीच में जो वॉर हो रहा था 1817 to 1871, जिसका पीरियड रहा, इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय पर्शिया एंड लेड बाय बिस्मार्क। सो अब जो फ्रेंच है वो पर्शिया से डिफीट हो चुका था। पर्शिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ इज द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट ऑफ ऑस्ट्रिया। तो उस समय हम लोग अभी जो जर्मनी बोलते हैं, जर्मनी, पोलैंड एंड ऑस्ट्रिया, ये कुछ डिफरेंट नेशंस हो गए हैं, लेकिन ये उस टाइम पर एक सिंगली इसको हम प्रशिया कहते थे। सो इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ ऑल्सैक एंड लॉरेन, इस बात को आप हाईलाइट कीजिए। ये क्वेश्चन में बहुत ही अच्छे पॉइंट्स हो जाते हैं कि कौन सी फ्रेंच सिटीज़ थी। तो उनका नाम है ऑल्सैक एंड लॉरेन एंड दे हैव पास्ड इनटू प्रुशियन हैंड्स। तो यानी कि अब ये जो फ्रेंच सिटीज़ थी वो जर्मनी या फिर प्रुशियन हैंड्स में जा चुकी हैं। सो रीड द स्टोरी एंड फाइंड आउट द इफेक्ट दैट दिस स्टोरी हैड इन योर स्कूल। सो आई एम स्टार्टिंग रीडिंग द स्टोरी. So I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding, especially because M. Hamill has said that he would question on us on participles. So ये बच्चा अपनी स्टोरी यहाँ से नरेट करना स्टार्ट कर रहा है कि उस दिन मैं बहुत लेट हो गया था और उस सुबह मुझे बहुत डर लग रहा था। डर किस चीज़ का? स्कोल्डिंग का, यानी कि एम हैमिल आज मुझे डांटने वाले हैं, बिकॉज उन्होंने डिसाइड किया था कि आज जो उनका लेक्चर है वो कम्प्लीटली बेस्ड होने वाला है पार्टिसिपल्स पे। I didn't know the first word about them. मुझे पार्टिसिपल्स का एक सिंगल वर्ड भी नहीं आता। यहाँ उसने बताया है कि उसे पार्टिसिपल्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, यानी कि उसे फ्रेंच लैंग्वेज में कोई नॉलेज नहीं थी। So for a moment I thought of running away and spending the day out of doors.
आउट ऑफ डोर्स एक तरीके से एडजेक्टिव यूज़ किया है यहाँ पर कि मैंने सोचा कि मैं आज भाग जाता हूँ स्कूल लाइफ से और मैं अपना पूरा दिन कहीं और बिताता हूँ। आउट ऑफ डोर का मतलब स्कूल के अलावा कहीं और। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट। आज का जो दिन है वो बहुत ही वार्म है और बहुत ही ब्राइट है बनी, यानी यहाँ पर उसने डिस्क्राइब किया पूरे दिन को कि जो आज का दिन है वो बहुत ही ज़्यादा सनी वेदर है और बहुत ही अच्छा वेदर है, तो आज मैं स्कूल को स्किप कर देता हूँ। द बर्ड्स वर चिर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। वुड्स का यहाँ पे मतलब होगा फॉरेस्ट। सो वुड्स मीनिंग हेयर इज फॉरेस्ट। वुड्स को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है बाय फॉरेस्ट। And in the open field back at the sawmill, the Prussian soldiers were drilling. यानी कि जो पीछे यहाँ पर एक बिल्डिंग या फैक्ट्री है, वहाँ पर जो प्रुशियन सोल्जर्स हैं वो ड्रिलिंग कर रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे पता लग गया है कि फ्रेंच को डिफीट कर दिया जर्मनी ने या प्रुशिया ने। सो जो प्रुशियन सोल्जर्स हैं वो अब पूरी तरीके से वो फ्रेंच पर कब्जा करने वाले हैं। सो इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, बट आई हैड स्ट्रेंथ टू रजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। यानी कि यहाँ पर उसने ये बात कह दी है कि जो वो बता रहा है बर्ड्स चिर्पिंग, नाइट आउट, यानी यहाँ पर अगर वो स्कूल को स्किप करके आउटिंग करता है तो वो ज़्यादा टेम्पटिंग है उसके लिए एज़ कम्पेयर टू पार्टिसिपल्स। वो क्लास में बैठ के पार्टिसिपल्स नहीं पढ़ना चाहता, जबकि वो एक्सप्लोर करना चाहता है पूरे वर्ल्ड को। सो व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। यहाँ पर बुलेटिन बोर्ड को मार्क कीजिए और बुलेटिन बोर्ड का मतलब आप लिखिए उसी वर्ड के ऊपर, इट इज़ नोटिस बोर्ड। आप लोग जानते होंगे सबके स्कूल्स के ऊपर एक नोटिस बोर्ड होता है और नोटिस बोर्ड पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती हैं आज के पूरे शेड्यूल को लेकर कि स्कूल में आज क्या होने वाला है। तो यानी कि बुलेटिन बोर्ड के पास बहुत सारा क्राउड था। जब वो यहाँ पर टाउन हॉल के बीच में से जा रहा है तो उसे दिख रहा है कि आज इतनी ज़्यादा भीड़ क्यों हो रही है बुलेटिन बोर्ड के सामने। सो फॉर द लास्ट 2 years ऑल ओवर द बैड न्यूज़ एंड कम फ्रॉम देयर। यानी कि उसने यहाँ पूरे तरीके से बता दिया कि ये वॉर सिचुएशन है और लास्ट जो पिछले 2 सालों से जितनी भी वॉर्स की जितनी भी न्यूज़ेज़ आ रही हैं, बैड न्यूज़ेज़ आ रही हैं, वो सब इस बुलेटिन बोर्ड पर डिस्कस होती है। द लॉस्ट बैटल, यहाँ पर उसने बता दिया है कि ये वॉर हार चुके हैं, फ्रेंच जो है वो जर्मनी से वॉर हार चुका है। द लॉस्ट बैटल एंड द ड्राफ्ट। द ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, जो उनका कमांडिंग ऑफिसर है प्रशिया का, उसने ऑर्डर दे दिया है कि फ्रेंच जो है वो जर्मनी से या प्रशिया से अब वॉर हार चुका है और फ्रेंच वॉज कम्प्लीटली इन द हैंड्स ऑफ प्रशिया। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग। और ये जो नरेटर है ये सोचता जा रहा है लेकिन ये रुक नहीं रहा है क्योंकि इसे पता है कि इसे अल्टीमेटली स्कूल तो जाना ही है। सो वॉट कैन बी द मैटर नाउ। वो ये सोच रहा है कि आज क्या बात है, इतनी भीड़ क्यों हो रही है अचानक से। सो देन आई हरीड by as fast as I could the blacksmith. So the blacksmith is what? Blacksmith का मतलब हो गया एक तरीके से लोहे वाला, यानी आप समझ सकते हैं लुहार। अब यहाँ पे लिख लीजिए blacksmith का मतलब लुहार। The watcher who was there with his appreciations reading the bulletin called after me, don't go so fast Bob, you will get to school in plenty of time। यानी कि अब यहाँ से जो ये फ्रेंड्स है वो एक तरीके से दिखा रहा है कि उसको जो रास्ते के लोग थे वो किस तरीके से टॉन्ट मार रहे हैं, क्योंकि ये जो फ्रेंड्स है इसकी रोज़ की आदत है स्कूल लेट जाने की। जैसा पहले ही मैंने बताया कि इसे कोई इंटरेस्ट नहीं है पार्टिसिपल्स में, कोई इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में, फ्रेंच लैंग्वेज में, तो ये इसका रोज़ का काम है लेट स्कूल जाना। तो यहाँ पर जो वहाँ पर बैठे हुए ब्लैक स्मिथ यानी लुहार और वॉचर जो रास्ते में बैठे हुए लोग हैं, यानी कि जिनकी शॉप्स हैं रास्ते में, वो सब बुलेटिन बोर्ड को पढ़ रहे हैं और वो इसको बोल रहे हैं फ्रेंड्स को कि तुम्हें इतनी जल्दी जाने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। तो क्योंकि फ्रेंड्स लेट हो चुका है तो वो इसको एक तरीके से टॉन्ट कर रहे हैं कि मतलब तुम्हें तो अभी भी बहुत टाइम है फ्रेंड्स, तुम कितना भी लेट जा सकते हो स्कूल। सो आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी। तो यहाँ फ्रेंड्स को लग रहा है कि ये मेरा फ़न बना रही है, मेरी मॉकरी कर रहे हैं, यानी कि इनको पता है कि मैं रोज़ लेट जाता हूँ स्कूल, तो आज भी ये वही कर रहे हैं मेरे साथ। एंड रीच्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन्स आउट ऑफ ब्रेथ। तो ये रास्ते में जब जा रहा है तो उसको एम हैमल के छोटे छोटे गार्डन्स दिख रहे हैं। एम हैमल जो इनका प्रोफेसर है उसका जो घर है वो इनके वे में ही है। सो यूजुअली व्हेन स्कूल बिगिन देयर वाज ग्रेट बिसल। यानी कि जब स्कूल स्टार्ट होता है तो उस टाइम पे बहुत रश होता है, बहुत ज़्यादा शोर शराबा, बहुत भीड़ भाड़ होती है, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट। और ये सारा शोर शराबा आपको स्ट्रीट में भी सुनाई देता है। मतलब आप जब स्कूल की तरफ जा रहे होते हैं आपको पता होता है कि जब स्कूल्स आने वाले होते हैं तो उनके बाहर आपको बहुत शोर सुनाई देता है। सो द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ डेस्क, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन्स वेरी लाउड विद आवर हैंड्स over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table।
यानी कि जब टीचर लेक्चर दे रहा होता है तो उसका जो रूलर होता है वो इस तरीके से टेबल के ऊपर रैप कर रहा होता है, यानी कि वो इस तरीके से उस रूलर को रब कर रहा होता है टेबल के ऊपर, या फिर वो जब अपना लेक्चर दे रहा होता है तो वो उस रूलर्स को यानी स्केल को एक तरीके से ऐसे टेबल के ऊपर टैप कर रहा होता है. बट नाउ इट वॉज आउट सो स्टिल. But now it was also still. I have counted on the commotion to get to my hat to be as quiet as Sunday morning. But ये जो दिन है आज का ये बहुत शांत है. जो नॉर्मल डे होता है तब तो टीचर्स की आवाज़ आ रही होती है, स्कूल के बाहर इतना शोर शराबा, लेकिन आज का दिन इतना शांत क्यों है? नरेटर बहुत ज़्यादा सोच रहा है कि नरेटर है जो स्कूल की तरफ जा रहा है, वो सोच रहा है कि आज इतनी शांति क्यों है, जस्ट लाइक अ संडे मॉर्निंग. उसको लग रहा है कि कहीं आज संडे तो नहीं, मैं आज स्कूल जा रहा हूँ, आज संडे तो नहीं है क्योंकि आज बहुत ज़्यादा शांति है. Through the windows, I saw my classmates already in their places and M. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. तो अब जब मैं यहाँ से वे में अपने जो वो ऑन द वे है तो वो यहाँ पर स्कूल की विंडोज़ से अपने क्लासमेट्स को देख रहा है और वो इतना शॉक्ड है कि आज मेरे क्लासमेट्स सारे टाइमली पहुँच गए हैं क्लास में, वो सब बैठे हुए अपनी सीट पे प्रॉपरली. और एम हैमिल जनरली अपने पास एक रूलर स्केल रखते हैं, आज भी उनके पास वो रूलर स्केल है और वो अपने टेरिबल फेस इसलिए बोल रहा है क्योंकि ये एम हैमिल को बिल्कुल लाइक नहीं करता. और एम हैमिल के पास जो आयरन रूलर है वो अपने रूलर को लेकर के अपने साथ घूम रहे हैं. So I had to open the door and go in before everybody. अब ये नरेटर को बहुत ज़्यादा मतलब ये इसका रोज़ का काम है क्लास में लेट जाना, लेकिन आज इसे थोड़ी नर्वसनेस ज़्यादा हो रही है बिकॉज आज समथिंग डिफरेंट. आज जो है वो स्कूल में बहुत शांति है, रोज़ का जो माहौल रहता है आज उससे थोड़ा डिफरेंट है. तो जब ये स्कूल में अपनी क्लास का गेट खोल रहा है तो अब इसके लिए थोड़ा शॉकिंग मोमेंट होने वाला है. यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ आई फ्रैटन्ड. यहाँ पर इसने बताया ब्लश्ड का मतलब होता है गालें लाल हो जाना, यानी कि शर्म के मारे इसकी गालें लाल हो गई और एकदम से घबरा गया. क्यों? बट नथिंग हैपन. इसने जैसे ही क्लास का दरवाज़ा खोला, नॉर्मली इसको यही था कि जो प्रोफेसर है वो मुझे बहुत ज़्यादा डांटने वाले हैं, वो मुझे स्कोल्ड करने वाले हैं, लेकिन जैसे ही मैंने गेट खोला मैं एकदम से घबरा गया और मैं एकदम से शर्मा गया बिकॉज आज प्रोफेसर ने मुझे कुछ नहीं कहा एंड उन्होंने सिर्फ एक लाइन बोली, वेरी काइंडली. उन्होंने बहुत ही अच्छे से मुझसे बात करी और उन्होंने कहा गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स. यानी आज इसके प्रोफेसर का जो बिहेवियर है इसके लिए वो बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड हो गया था. रोज़ इसके प्रोफेसर इससे सही से बात नहीं करते थे बिकॉज इसका बिहेवियर ऐसा था, लेकिन आज उन्होंने इससे बहुत अच्छी से बात करी. वी वर बिगनिंग विदाउट यू. हम लोगों ने तुम्हारे बिना ही क्लास थोड़ी स्टार्ट कर दी है, लेकिन तुम जल्दी जाओ और अपनी प्लेस पे बैठ जाओ, प्रोफेसर ने इसे कहा. I jumped over the bench and sat down at my desk. Not till then, when I had got a little over my fright and did see that my teacher has his beautiful green color coat, his frilled jacket, his frilled shirt, and the little black silk cap all embroidered that he never wore except on the inspection and the prize days. तो आज ये थोड़ा ज़्यादा शॉक हो गया क्योंकि इसके जो प्रोफेसर है या इसकी जो टीचर है उन्होंने ग्रीन कलर का ब्यूटीफुल सा कोट पहना हुआ है और उसके साथ उन्होंने शर्ट पहनी हुई है और फ्रिल्ड शर्ट है और लिटिल ब्लैक सिल्क कैप. और ये कभी ये ड्रेस नहीं पहनते इसके प्रोफेसर. ये सब जो चीज़ें हैं वो इतनी ज़्यादा एम्ब्रॉयड और इतनी सुंदर है कि उसे लगा कि ये मेरे प्रोफेसर तो सिर्फ तब पहनते हैं जब स्कूल में इंस्पेक्शन होता है या फिर प्राइज़ डेज होता है. सो आप सब भी जानते हैं कि जब भी हमारे स्कूल में कोई प्राइज़ इवेंट होता है या कोई इंस्पेक्शन होता है तभी हमारी टीचर्स जो होती हैं या कोई रिजल्ट का डे होता है, ओपन डे होता है, तो तब हमारी जो टीचर्स होती हैं वो सो नाइसली ड्रेस्ड अप आती हैं स्कूल में. तो ये उसे देख कर शॉक्ड हो गया कि आज क्या स्पेशल है स्कूल में. बिसाइड्स द होल स्कूल सीम टू बी स्ट्रेंज एंड सोलम. आज उसे अपना पूरा का पूरा स्कूल एक स्ट्रेंज और एक सरप्राइजिंग थिंग लग रहा है कि आज सब लोग इतने सरप्राइज लग रहे हैं उसे. बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड हिम द मोस्ट वाज सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स. यानी आज वो देख के सबसे ज़्यादा इसलिए घबरा गया क्योंकि जो स्कूल की लास्ट बेंचेस होती हैं जो हमेशा खाली रहती थी, आज वहाँ पर विलेज के लोग बैठे हुए हैं. अब इसने यहाँ डिस्क्राइब किया कि कौन कौन विलेज का लोग है. तो यहाँ पर इसने बताया था लाइक ओल्ड हॉसर विद हिज 3 cornered hat, द फॉर्मर मेयर, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स. यानी कि यहाँ पर आप मार्क कीजिए ओल्ड हॉसर, हिज 3 cornered cat, यानी कि यहाँ पर जो हॉसर है वो बैठा हुआ था.
फॉर्मर मेयर बैठा हुआ था, फॉर्मर पोस्ट मास्टर बैठे हुए थे, यानी ये कुछ लोग गांव के थे जिन्हें पीछे की सीट पे जाके बैठे हुए हैं। ही वॉज सो सरप्राइज एंड शॉक कि आज क्लास में ये लोग क्यों आए। दे वर बेसिकली इलिटरेट्स, ये लोग ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, तो आज हमारी क्लास में ये लोग क्या करने आए। सो एवरीबडी लुक्ड पोस्ट सेड एंड हॉसल हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, यानी कि आज सब लोग उसको सैड दिख रहे थे, सब लोग आज उसे सैड दिख रहे थे। और जो हाउसर है वो एक ओल्ड प्राइमर लेके आया, thumbed at its edges and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. While I was wondering about it at all, M. Hamel mounted his chair and in same grave and gentle tone which he used to me said, "My children, this is the last lesson I shall give you." यानी कि एम हेमल ने जो पहली लाइन बोली थी वो मैं आपको बता चुकी हूँ इससे प्रीवियस पेज पे। एम हेमल ने अब दूसरी लाइन बोली, तो आप इन लाइंस को नोट कीजिए जो एम हेमल बोल रहे हैं। इन्हीं पे बेसिकली क्वेश्चंस बनते हैं कि एम हेमल ने क्या लाइन बोली थी, उनका क्या टोन था उस समय। तो एम हेमल ने जो लाइन बोली वो एक बहुत ही जेंटल टोन में बोली कि माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ माय लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, यानी आज की जो मेरी क्लास है वो मेरी आखिरी क्लास होने वाली है जो मैं आप लोगों के साथ मतलब शेयर करने वाला हूँ, जो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन्स इन द स्कूल ऑफ एल्सेक एंड लॉरेन। जो एल्सेक एंड लॉरेन मैं पहले बता चुकी हूँ, इन दोनों वर्ड्स को मार्क कीजिए। एल्सेक एंड लॉरेन जो कि फ्रेंच की जो नेशन या फ्रेंच की जो सिटीज़ है, वहाँ पर बर्लिन से ऑर्डर आ गया है कि आज के बाद आप लोग फ्रेंच नहीं पढ़ाएंगे, सिर्फ एंड सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाएंगे। सो द न्यू मास्टर हैज़ कम टुमारो, दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, यानी कि जो फ्रेंच था, जो आज तक फ्रेंच लैंग्वेज से हेटेड करता था, उसको लगता था कि फ्रेंच लैंग्वेज मुझे नहीं समझ में आती तब भी मुझे पढ़नी पड़ती है, आज सडनली उसके लिए जो वर्ड्स थे वो थंडर क्लैप, उसे आज सडनली बहुत अजीब सा लगा कि अचानक क्या हुआ। उसे अभी तक फ्रेंच लैंग्वेज में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसके लिए फ्रेंच लैंग्वेज कोई मैटर नहीं करती थी। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब आप लोगों के लिए नेशनलिज्म की फीलिंग आती है, आप लोगों को लगता है अगर आप लोगों की, जैसे अगर आप लोग सपोज आपकी हिंदी मदर टंग है और आपको बोल दिया जाए कि आज के बाद आपको हिंदी नहीं पढ़ाई जाएगी, तो आप लोगों को भी एक शौक लगेगा, आप लोगों को भी लगेगा कि ऑल्दो आपको हिंदी में ज़्यादा इंटरेस्ट ना हो, लेकिन तब भी आप अपनी मदर टंग को ऐसे इतनी आसानी से बंद होते हुए नहीं देख सकते, बिकॉज आप लोग सब अपने नेशन के प्रति बहुत ज़्यादा पैट्रियोटिक है। तो यहाँ पर उसने बोला, ओ द रेचेस, दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, यानी कि यही वो खबर थी जो बुलेटिन बोर्ड पे छप गई थी। और फ्रेंच ने जब वहाँ से गुजर रहा था तब उसने बताया था कि बुलेटिन बोर्ड पे आज बहुत भीड़ है, तो वो भीड़ इसलिए थी क्योंकि यहाँ पर ये खबर छपी हुई थी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर। अब फ्रेंच को लगा कि आज से पहले मैंने कभी फ्रेंच नहीं सीखी, तो फ्रेंच लैंग्वेज सीखना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अब वो अपनी मदर टंग को कभी सीख नहीं पाएगा, आज से पहले जब उसके पास मौका था तब उसने कभी सीखा नहीं और अब उसे कभी मौका मिल नहीं पाएगा। सो उसे लग रहा है आई मस्ट स्टॉप देयर देन। Oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking bird's egg or going sliding on the sand. यानी आज उसे अफसोस हो रहा है कि मैंने अपनी फ्रेंच और जो उसकी मदर टंग है उसे मैंने इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दी। जब मेरे पास टाइम था फ्रेंच लैंग्वेज को सीखने का, तब मैं बर्ड्स के एग देखने में या फिर स्लाइडिंग करने में, बाहर के जो वर्ल्ड था वहाँ मेरा ध्यान रहता था कि बाहर कोई क्या कर रहा है। लेकिन अब जब मुझे मौका नहीं मिल पाएगा फ्रेंच लैंग्वेज को कभी भी पढ़ने का, तो मुझे इतना गिल्ट हो रहा है। सो माई बुक्स that seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar, my history of the saints were old friends, now I couldn't give up. यानी कि यहाँ पर एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, आप इस लाइन को मार्क कीजिए, माई बुक से लेकर के ओल्ड फ्रेंड्स तक। तो आज से पहले जब इन किताबों को उसने कभी खोल के नहीं देखा था, ये बुक्स उसके लिए न्यूसेंस, एक बर्बादी थी। इन बुक्स को कैरी करने में उसे बहुत लोड होता था, उसको ग्रामर, हिस्ट्री कुछ पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। आज ये बुक्स को वो बोल रहा है माय ओल्ड फ्रेंड्स। तो ये अच्छा क्वेश्चन बनता है, वाई फ्रेंच नोटिफाइड हिज बुक, वाई फ्रेंच सिम्बलाइज हिज बुक एज ओल्ड फ्रेंड्स। तो उसने अपनी बुक्स को ओल्ड फ्रेंड्स क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पर आकर उसे बहुत फील हुआ कि उसने अपनी बुक्स को आज से पहले कभी इंपॉर्टेंस नहीं दी और अब वो इन बुक्स को कभी दे भी नहीं पाएगा, क्योंकि आज के बाद फ्रेंच लैंग्वेज एकदम बैन हो चुकी है उनकी कंट्री में। सो नाउ and Mr. Hamel too, the idea that he was going away and I should never see him again, अब मैं मिस्टर हैमिल को कभी नहीं देख पाऊंगा, made me forget all about his rulers, about his cranky he was. How cranky का मतलब हो गया कि जो ये मिस्टर हैमिल है, एम हैमिल,
ये बहुत ज़्यादा क्रूअल और मतलब बच्चों को लगता था कि ये बिल्कुल अच्छे प्रोफेसर नहीं है क्योंकि कभी बच्चों से अच्छे से बात नहीं करते थे। सो आज इनकी जो ये बुराइयां हैं ये उसको नहीं दिख रही है। फ्रेंड्स को लग रहा है कि मिस्टर हैमिल जो है वो कितने अच्छे थे, जो अभी तक फ्रेंड्स के लिए एकदम क्रूअल प्रोफेसर थे, उसे बिल्कुल पसंद नहीं थे, क्रैंकी प्रोफेसर थे, आज वो उसे बहुत अच्छे प्रोफेसर लग रहे हैं। यानी कि आज तक वो उनकी गलतियां गिनाता रहता था, उनका रूलर और सब कुछ, लेकिन आज उसे लग रहा है ही वॉज वेरी हैप्पी मैन, ही वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। पुअर मैन, it was honor of his last lesson that he put on his fine Sunday clothes, and now I understand why the old men of the village were sitting there in the back of the room. So इसलिए इसे पता लगा कि आज उनका लास्ट लेसन है, इसलिए मिस्टर हैमिल इतने अच्छे से ड्रेस्ड है, इतनी नाइसली ड्रेस्ड है, और जो विलेज मैन है वो पीछे बैठे हुए हैं क्लास के. सो इट वॉज बिकॉज दे वर वेरी सॉरी टू, बिकॉज दे हैड नॉट गो टू स्कूल मोर. It was their way of thanking our master for the 40 years of faithful services and showing their respect for the country was no more. So यानी कि यहाँ पर ये बता रहा है कि ये जो विलेजर्स हैं वो क्लास में इसलिए आए हैं क्योंकि वो उसके जो मास्टर हैं, जो इतने टाइम से अपनी मदर टंग को इम्पोर्टेंस दे रहे थे, ये लोग सब उनके लिए और नॉलेज, उनके लिए एक रिस्पेक्ट दिखाने के लिए आज सारे विलेज मैन आके बैठे हैं. यानी कि ये विलेज मैन जो थे ये सब इलिटरेट थे, और आज इन सबको अफसोस हो रहा है कि क्यों इन लोगों ने, जब इनके पास समय था, इन लोगों ने अपनी फ्रेंच लैंग्वेज क्यों नहीं पढ़ी. While I was thinking of all this, I heard my name called. It was my turn to recite. What would I not have given to be able to say the dreadful rule of the participles all through, very loud and clear without one mistake. यानी यहाँ पर ही फ्रेंच बता रहा है कि आज से पहले कभी मैंने पार्टिसिपल्स पढ़े भी नहीं थे. जैसे स्टार्टिंग में बताया, मैं स्कूल जा तो रहा हूँ लेकिन मुझे पार्टिसिपल्स का एक सिंगल वर्ड नहीं आता, लेकिन जैसे ही इसका टर्न आया, इसे बोला गया कि पार्टिसिपल्स को आप लाउड एंड क्लियरली बताओ, तो फ्रेंड्स ने एक मिस्टेक भी नहीं करी और पूरी की पूरी रिसाइटिंग विदाउट एनी मिस्टेक कर दी. But I got mixed up the first words and stood there, holding on to my desk and my heart beating, not daring to look up. I heard M. Hamill say to me, I won't scold you little friends, you must feel bad enough. यानी कि एम हैमिल अगर फ्रेंड्स को मिस्टेक कर रहा है तो एम हैमिल उसे कह रहा है कि अब मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं फ्रेंड्स, बिकॉज आज मैं तुम्हें नहीं डांट सकता, अब मैं तुम्हारे लिए वो टीचर नहीं रहा. सो सी हाउ इट इज़, एवरी डे लर्न इट टुमारो. Every day we had to say to ourselves, "Bah, I have plenty of time. I will learn it tomorrow." यानी कि आज तक तो हम सब एक दूसरे को यही कहते हैं कि अरे हमारे पास बहुत समय, कल पढ़ लेंगे, लेकिन कल का कोई भरोसा नहीं. And now you see where we come out. Ah, that's the great trouble with Alice. She puts off learning till tomorrow. Now those fellows out there will have the right to say to you, how is it? You pretend to be Frenchman and yet you can neither speak nor recite your language. यानी कि ये बता रहा है बच्चों को कि आप लोग सब फ्रेंच मैन्स तो रहेंगे, यानी कि आप लोग सब फ्रेंच के पीपल तो रहेंगे, लेकिन आप सब लोगों को अब कोई राइट नहीं है फ्रेंच लैंग्वेज को सीखने का, उसे बोलने का. यू हैव नो राइट. बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच. वी ऑल आर अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्फ विद. योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्शियस इवन टू हैव यू लर्न. तो ये बोल रहा है कि तुम वैसे फ्रेंच, अगर तुम फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सीखे फ्रेंड्स, तो तुम्हें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज तुम लोगों के जो पेरेंट्स हैं या जो विलेज मैन्स हैं, इन लोगों को कभी इंटरेस्ट नहीं था फ्रेंच लैंग्वेज सीखने में. यानी यहाँ पर एम हैमिल ने क्लियर कर दिया है कि जो वहाँ के लोग थे उन्हें पहले फ्रेंच लैंग्वेज में कोई इंटरेस्ट नहीं था. यानी कि अगर उन्हें फ्रेंच लैंग्वेज नहीं आती थी तो इन लोगों को कोई अफसोस नहीं था, लेकिन जब आज इन्हें ये पता लगा कि फ्रेंच लैंग्वेज अब हमेशा के लिए बंद होने वाली है, तो इन लोगों को सबको अफसोस होने लग गया. They prefer to put you to work on a farm, on the mills, so you have to earn a little money more, and I have to blame also. I have not sent you to water my flowers instead of learning your lessons, and when I wanted to go fishing, I was not just declare it as a holiday. So यहाँ पर एम हैमिल अपने लिए भी ब्लेम बता रहे हैं. पहले उन्होंने बताया कि तुम लोगों के पेरेंट्स की भी गलती है. पेरेंट्स नहीं चाहते कि हमारे बच्चे ज़्यादा स्टडी करें, वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे बस फैक्ट्रीज़ में वर्क करें और कुछ अर्निंग्स लें. लेकिन यहाँ फ्रेंच जो एम हैमिल है, उन्होंने ये भी बताया कि तुम्हारे पेरेंट्स के साथ साथ मेरी भी बहुत गलती है. मैंने भी तुम लोगों को अगर मेरे फ्लावर्स को वाटरिंग के लिए नहीं भेजा होता, यानी कि या फिर ये जो ये एम हैमिल है, ये बच्चों को कई बार जो है वो अपने पौधों को पानी डालने के लिए भेज देते थे, या जब ये फिशिंग पे जाते थे तब ये डिक्लेयर कर देते थे कि आज छुट्टी है.
तो यहाँ पर जो एम हैमल है वो अपनी गलती भी बता रहे हैं कि तुम लोगों का जो फ्रेंच के प्रति इंटरेस्ट था वो इसलिए भी नहीं डेवलप हो पाया क्योंकि तुम्हारी खुद की गलती, तुम्हें फ्रेंच पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता था, तुम्हारे पेरेंट्स की गलती जो तुम लोगों को पढ़ने में इंटरेस्ट देना ही नहीं चाहते थे, और मेरी भी गलती थी कि मैं तुम लोगों को अपने पर्सनल काम दे देता था और तुम लोग पढ़ नहीं पाते थे। Then from one thing to another, M. Hamel went to talk on the French language, saying it was the most beautiful. So it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical, and we must guard it among us and never forget it, because we are the people are enslaved as long as they hold fast to their language. It is as if they have the key to the prison. यानी कि जो एम हैमल है वो इन लोगों को एक सीक्रेट बता रहे हैं कि तुम लोग फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ना नहीं छोड़ोगे। कल से तुम्हें स्कूल में जर्मन पढ़ाने के लिए न्यू प्रॉफ तो आएगा, लेकिन गाइस तुम लोगों को जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसे कभी नहीं छोड़ना, बिकॉज इट इज़ द ओनली की टू द प्रिजन। अगर तुम लोगों को बंदी बना लिया जाता है, स्लेव बना लिया जाता है, तो तुम लोगों के पास सिर्फ यही तरीका होगा कि तुम अपनी फ्रेंच लैंग्वेज को कंटिन्यू करो, ताकि लास्ट में जिस दिन भी तुम लोगों को आज़ादी मिलेगी जर्मन से, उस दिन तुम अपनी फ्रेंच लैंग्वेज को लोगों तक पहुंचा सको। So then he opened the grammar and read up a lesson. I was amazed to see how well I understood it. And यहाँ पर उन्होंने एक नया लेसन स्टार्ट कर दिया ग्रामर का। तो जो फ्रेंड्स है, जो बॉय है वो ये बोल रहा है, नरेटर जो है वो ये बोल रहा है कि आज मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा कि मुझे कितनी आसानी से ये चैप्टर समझ आ रहा है। जो चैप्टर उसे कभी समझ नहीं आते थे, आज उसे बहुत आसानी से समझ में आ रहे हैं। He said, seems so easy I think to that I never listened so carefully, because आज से पहले उसने कभी इतने ध्यान से लेक्चर को सुना ही नहीं, and that he had never explained everything with so much patience। और इसके अलावा उसने टीचर का भी बताया कि टीचर ने भी आज से पहले कभी इतने पेशेंस से इतने अच्छे से लेक्चर समझाया नहीं, और हम लोगों ने भी आज तक पहले लेक्चर को इतनी आराम से सुना नहीं। So it seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all in our head at one stroke। तो फ्रेंड्स को ऐसा लग रहा है कि आज उसके जो प्रोफेसर है वो इस मूड में है कि उन्हें जितनी भी नॉलेज है फ्रेंच लैंग्वेज को लेकर, वो चाहते हैं कि सब एक दिन में फ्रेंड्स और उसके फ्रेंड्स के पास पहुंच जाए। यानी कि जो नरेटर है वो ये सोच रहे हैं कि आज हमारे प्रोफेसर ऐसा नहीं कर सकते। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। दैट डे एम हैमल हैड अ न्यू कॉपीज फॉर अस रिटन इन ब्यूटीफुल राउंड हैंड, फ्रांस एल्सेक। So they looked like little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the rod of the top of our desk। यानी कि आज जो एम हैमल है वो हम लोगों के लिए एक नई कॉपीज़ लेकर आए थे, और उन कॉपीज़ पर ये बड़ा बड़ा लिखा हुआ था फ्रांस एल्सेक। और यहाँ पर हम लोगों के जो स्कूल में फ्लैग्स होते हैं वो फ्लैग्स बने हुए थे। यू ought to have seen how everyone has to work and how quiet it was। यानी आज जो क्लास थी वो एकदम शांत थी। The only sound was the scratching of the pens over the paper। इस लाइन को यहाँ मार्क कीजिए, स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ऑन द पेपर्स। यानी कि आज जो सब बच्चे थे वो सब लिखने में लगे हुए थे। जो आज मिस्टर एम हैमल बोल रहे थे क्लास में, सब लोगों का ध्यान इसी में था कि वो क्या बोल रहे हैं। जो आज वो बोल रहे थे सब लोग उसी को लिखने में लग रहे थे। Once some even the littlest one who worked right on the tracing their fish hooks as if that was French too। On the roof the pigeons cooked very low, and I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons। यानी कि आज जो पिजन्स थे उन लोगों की बातें, जब वो पिजन्स एकदम धीरे धीरे से आवाज़ कर रहे थे, तो मुझे ऐसा लग रहा था, नरेटर बता रहा है कि मैं सोच रहा था कि क्या कल से ये पिजन्स भी जर्मनी में बोलेंगे। यानी यहाँ पर एक सेंस बता रहा है कि नरेटर एक छोटा बच्चा है और उसे लग रहा है कि आज से फ्रेंच बंद कर रहे हैं, उसके लिए ये वॉर का कोई सेंस नहीं है। उसे तो सिर्फ इतना लग रहा है कि हम लोगों की फ्रेंच लैंग्वेज को बंद कर देंगे तो क्या कल से जो पिजन्स है वो भी जर्मन में बोलेंगे। तो whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless on the chair and gazing first at one thing, then at the another, as if he wanted to fix his mind just how everything looked in that school room. Fancy, for the 40 years he has been there in the same place with the same garden windows and his class in front of him। तो यानी कि एम हैमल जो थे आज वो बहुत शांत थे, वो अपनी चेयर पे एकदम मोशनलेसली चुपचाप बैठे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ सोच रहे हैं और वो अपना ध्यान इस बात से हटाना चाह रहे हैं कि कल वो इस स्कूल में नहीं आ पाएंगे। एम हैमल जो है वो इस स्कूल में 40 ईयर्स से वर्क कर रहे थे और वो बिल्कुल फेथफुल टीचर थे इस स्कूल के लिए। यानी कि उन्हें बहुत बुरा लग रहा था कि कल से वो इस स्कूल में अब कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। So only the desk and the benches had worn smooth, and the walnut trees in the garden were taller, and the hope vine that he had planted himself twined upon the windows of the room।
एम हैमिल जो थे उन्होंने खुद ने होप फाइन ट्री को प्लांट किया था गार्डन में, और अब वही ट्रीज़ जो हैं वही हम लोगों के पास रह जाएंगे, वही डेस्क, वही बेंचेस, वही कॉपीज़, वही ट्रीज़, वही एनवायरनमेंट हमारे पास रह जाएगा। सिर्फ नहीं होगा वो होगा एम हैमिल, हमारा प्रोफेसर जो हमारे टीचर है वो अब हमारे पास नहीं होंगे। सो हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल पुअर मैन टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव पैकिंग देयर ट्रंक्स फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे। यानी कि जो एम हैमिल की सिस्टर है वो पैकिंग कर रही है उनका सामान, क्योंकि कल वो इस कंट्री से लीव कर रहे हैं। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द फर्स्ट वेरी लास्ट। आफ्टर द राइटिंग ही हैड अ लेसन इन द हिस्ट्री एंड देन बेबीज chanted their ba, be, bee, boo, boo. So down there at the back of the room, old Hauser has put on his spectacles and holding his primer in his both hands, spelled the letters with them. सो यहाँ पर जो ओल्ड हॉसर है वो एक प्राइमर लेकर आए हैं। उस प्राइमर पर उन लोगों ने अपने टीचर के लिए बहुत सारे रिस्पेक्टफुल वर्ड्स लिखे हुए हैं। सो यू कुड सी दैट ही वाज टू क्राइंग, यानी कि आज वो जो ओल्ड हॉसर है जिन्होंने कभी पढ़ाई नहीं करी, उन्हें खुद को रोना आ रहा है कि आज हमारे जो प्रोफेसर है वो हमें छोड़ के चले जाएंगे और अब हम लोग कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे फ्रेंच लैंग्वेज को। सो हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन एंड ही वाज सो फनी टू हियर हिज ट्रेम्बल्ड वॉइस विद इमोशन एंड दैट ही वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई। तो यानी कि जो उनकी आवाज़ थी वो इतना ट्रेम्बल कर रही है इमोशन से कि कुछ बच्चों को हंसी भी आ रही है, कुछ को इमोशनल भी लग रहा है। हाउ हियर हिम दैट ही वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई, हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन। ऑल वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, अब घड़ी में 12 बज गए। देन द एल्जेंस at the same moment, the trumpet of the Prussians returning from drill and sounded under windows. M. Hamel stood up, very pale in his chair. I never saw him look so tall. यानी tall का मतलब ये नहीं है कि एम हैमिल कुछ ज़्यादा लंबे दिख रहे हैं आज, इसका मतलब है कि एम हैमिल जो थे वो आज ग्रीफ से भरे हुए हैं, उन्हें आज इतना ज़्यादा दुख हो रहा है कि एम हैमिल का जो पेल फेस है, यहाँ पर उसने लिखा है वेरी पेल, इसका मतलब एम हैमिल का जो चेहरा है वो एकदम उतर सा गया है और अब वो अपनी कुर्सी के ऊपर, अब वो खड़े हो गए अपनी कुर्सी के पास और आज वो कुछ ज़्यादा लंबे लगने का मतलब हुआ कि एम हैमिल आज बहुत इमोशनल और बहुत ही सैड लग रहे हैं फ्रेंड्स को। और यहाँ पर उसने बता दिया है कि घड़ी में 12 बजते ही जो प्रशियंस की ट्रम्पेट्स हैं वो बज गई हैं और इसका मतलब हुआ कि अब क्लास एंड हो चुकी है, एम हैमिल को जाना होगा। माई फ्रेंड सेड ही आई मतलब उसके फ्रेंड्स जो है वो कहने की कोशिश कर रहे हैं बट वो लोग नहीं कह पा रहे। सो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो एम हैमिल है अब वो कुछ कह रहे हैं बच्चों से लेकिन वो नहीं कह पा रहे क्योंकि वो बहुत इमोशनल हो गए हैं, तो उनके मुंह से सिर्फ इतना ही निकल रहा है आई बट समथिंग चोक्ड हिम। चोक्ड का मतलब हुआ उनका गला भर आया है इस मोमेंट पे। ही कुडंट गो ऑन, देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, यानी उन्होंने ब्लैक बोर्ड की तरफ अपना चेहरा कर लिया बिकॉज उनकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। दे टुक अ पीस ऑफ चॉक एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट ही रोट एज अ लार्ज वर्ड वीवा ला फ्रांस। वीवा ला फ्रांस का मतलब यहाँ पर ये है दैट कंटिन्यू फ्रेंच, यानी कि गो लॉन्ग फ्रेंच। वीवा ला फ्रेंच का मतलब हुआ गो लॉन्ग फ्रेंच, यानी एक तरीके से वो अपनी लैंग्वेज को बोल रहे हैं कि जितना हो सके आप लोग फ्रेंच लैंग्वेज को आगे बढ़ाएं। वीवा ला फ्रांस एक फ्रेज है, इसे आप अच्छे से नोट कीजिए। Then he stopped and leaned his head against the wall and make without a word he said a gesture to us with his hand, school is dismissed, you may go। यानी कि अब उनका गला इतना भर गया है, उन्होंने अपने चेहरे को लीन कर लिया। लीन करने का मतलब है झुका लिया है दीवार की तरफ, और उन्होंने जेस्चर का मतलब हुआ कि उन्होंने अब बोला नहीं है, उन्होंने ये कहीं नहीं बोला है कि स्कूल इज़ डिसमिस यू वे गो। उन्होंने एक जेस्चर बनाया, जैसे कि टीचर्स जो होते हैं वो इस तरीके से जेस्चर बनाते हैं कि आप लोगों को समझ में आ जाता है कि टीचर्स ये बोलना चाह रहे हैं कि क्लास अब ख़त्म हो गई है। तो इस तरीके से उन्होंने जेस्चर बनाया विदाउट सेइंग अ लास्ट वर्ड, और वो वॉल की तरफ मुड़ गए। तो ये मैंने आप लोगों को पूरा लास्ट लेसन एक्सप्लेन कर दिया है, होपफुली आपको अच्छे से समझ में आएगा। और आप गाइस प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्योंकि मैं और आगे वीडियोस लेके आने वाली हूँ इंग्लिश लिटरेचर पे 20। सो थैंक यू गाइस, बाय बाय।